पूरे देश में बार काउंसिल के इलेक्शन चल रहे हैं। हर एक स्टेट में बहुत सालों से पेंडिंग थे और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब सभी स्टेट्स में बार काउंसिल के इलेक्शंस चल रहे हैं। आप लोगों ने बहुत ही अहम ये जो इलेक्शंस हैं उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया, ये बहुत तारीफ़ के लायक बात है। दिल्ली बार काउंसिल का भी चुनाव हो रहा है। करीब 5 साल का इसका टेन्योर होता है। ऑलमोस्ट 7.5 साल बाद ये हो रहा है। हम लोगों ने इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन भी कराया था इलेक्शन कराने के लिए, और पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन डाली थी। ये इलेक्शन ना सिर्फ वकीलों के लिए, सेक्शन 6 में लिखा हुआ है राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट, वकीलों के सारे राइट्स, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट की हिफाजत और सुरक्षा के लिए है, बल्कि लॉ रिफॉर्म्स के लिए भी है इलेक्शन। सारे बार एसोसिएशन जितने होते हैं स्टेट के अंदर, उनके लिए भी, उनकी भी हिफाजत और उनकी मदद के लिए भी इलेक्शन होता है। और वकील क्योंकि ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, डेमोक्रेसी के और इंसाफ के सबसे बड़े पहरेदार होते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो ये इलेक्शन ना सिर्फ वकीलों के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि पूरे समाज के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अगर वकील कम्युनिटी मजबूत होगी, उनको न्याय मिलेगा, तो बेशक वो बाकी समाज में भी अच्छा और बेहतर न्याय प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगे। वकीलों को सुरक्षा देने के लिए, वकीलों की हर तरीके से हिफाजत और उनकी इंटरेस्ट वॉच करने के लिए बार काउंसिल सबसे बड़ा सिस्टम है। एडवोकेट्स एक्ट के तहत बार काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, और अगर वकीलों को अपनी रक्षा करनी है तो बार काउंसिल में अच्छे लोग चुन के भेजे जाने बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने भी इस इलेक्शन को मैं लड़ रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 22 है, और मैं सभी लोगों से ये कह रहा हूँ कि उसी कैंडिडेट को इसमें, क्योंकि प्रेफरेंशियल वोट्स मिलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, इसमें वरीयता के हिसाब से वोट देने की ताकत हर एक वोटर में होती है। दिल्ली में करीब 98,300 वकील हैं जो इस इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। वो अपनी पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता इस प्रकार से दे सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि जो भी वकील ठीक ठाक, अच्छे से, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, सबसे ज़्यादा उसकी जजमेंट्स हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अलग अलग टॉपिक पर, रीढ़ की हड्डी हो, और अब जो वो कहे उसको इम्प्लीमेंट करने की भी ताकत हो, उसको पहला प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। और ये बात, क्योंकि वादे कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बात रिसर्च करके सभी वोटर्स को सोचना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, कैंडिडेट से सवाल करने चाहिए, और उसके बाद वोट देना चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस का अपना, या सेकंड प्रेफरेंस, या थर्ड प्रेफरेंस का। मेरा ये कहना है कि इन सभी क्राइटेरिया में अगर लोगों को लगता है रिसर्च करने के बाद कि मैं पहले नंबर पे आता हूं, तो मुझे ज़रूर सारे वकीलों को पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए। मुझसे ज़्यादा अगर ये तीनों क्वालिटीज़ किसी और में है तो उसको पहली प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। मैं ये भी बात कहने से नहीं हिचकिचाता हूँ, लेकिन सबसे रिसर्च करके, सबसे सवाल करके। डेमोक्रेसी में जितना ये ज़रूरी है किसको वोट देना है, उतना ये भी ज़रूरी है किसको वोट नहीं देना है। चेंज डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी ताकत है। अगर जो लोग इलेक्ट होके जाते हैं उनको ये पता होगा कि हमें हमारे वोटर्स वोट के माध्यम से हरा भी सकते हैं, तो उस का ख्याल रखते हुए लोग अच्छा काम करते हैं कि हमें हटाया भी जा सकता है। तो दोबारा इलेक्शन में किसी को तभी जिताना चाहिए जब किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो, और अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे हों। मेरा इस इलेक्शन में और देश में पूरे में भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा रहता है संविधान और देश बचाने के लिए। अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे हों और वो उसकी कोई सफाई देने सामने ही नहीं आ रहा हो, तो उसको बिल्कुल
कोई भी वोट नहीं मिलना चाहिए, एक भी वोट नहीं देना चाहिए। इसमें एक बात और अहम है, जो मुस्लिम कैंडिडेट्स होते हैं इसमें बार काउंसिल में किसी भी स्टेट की, अगर एक ही व्यक्ति जीत के जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड का भी मेंबर बनता है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत ही अहम बॉडी है, और वक्फ बोर्ड में जो बार काउंसिल का मेंबर चुन के जाता है उसकी जिम्मेदारी बाकी किसी भी मेंबर से ज़्यादा होती है भ्रष्टाचार रोकने के लिए, अदालतों में और अदालतों से बाहर भी कानूनी कार्रवाई करके वक्फ की प्रॉपर्टीज़ और वक्फ के इंटरेस्ट की हिफाजत करने के लिए। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि दिल्ली में ख़ास तौर, क्योंकि मैं दिल्ली का ही चुनाव लड़ रहा हूँ और दिल्ली के बारे में ही बात करना चाहता हूँ, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रह गई है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। जिम्मेदारी सबसे बड़ी किसकी होती है? जो मेंबर, वकील मेंबर वक्फ बोर्ड में होता है। और अगर वकील मेंबर और बाकी वक्फ बोर्ड के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं करप्शन के, तो बेशक लोगों को सवाल पूछने चाहिए, और अगर सवालों का जवाब ना मिले तो उसके हिसाब से ही वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे कैंडिडेट को जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे हैं लोग वोट देके दोबारा भेजने की चेष्टा करेंगे, तो वो आगे जो भ्रष्टाचार होगा, जो ये ज़मीनें हैं जो हमारे धर्म में तो अल्लाह की ज़मीन माना जाता है इसे, वो अल्लाह का माल चुराने के लिए ये सब वोटर भी उसकी मदद करेंगे, भ्रष्टाचार करने में मदद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं अब आखिरी बात यही कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात ही रख के, ये इलेक्शन इतना अहम है, तरह तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रिश्वत भी दी जा रही है, लोगों को ऐसे इल्ज़ाम लगते रहें। तो मेरा ये भी कहना है, कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि यानी कि कोई रिश्वत देने की कोशिश करता है इस इलेक्शन में, तो उसको किसी भी तरह वोट नहीं देना चाहिए। वो व्यक्ति इस लायक ही नहीं है कि उसको वोट दिया जाए। जो भी वोट खरीदना चाहता है, लालच देके वोट लेना चाहता है, क्योंकि वो शुरू में ही चोरी करना चाहता है और वो इस लायक ही नहीं है, तो बिल्कुल कोई वरीयता नहीं देनी चाहिए। हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम भी कराया है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, और इलेक्शन कमीशन ने भी इस बार जो है, हमारी इलेक्शन कमेटी जो है, उसने इंतज़ाम किया है कि वोटों की खरीद फरोख्त ना हो सके। कोई भी कैमरा अंदर नहीं ले जाया जाएगा, इसका भी इंतज़ाम इस बार हुआ है, और कोई भी बैलेट पेपर बाहर भी नहीं ला सकेगा, और कोई भी एक दूसरे को दिखा के भी वोट नहीं दे पाएगा। इसका इंतज़ाम इस बार हो रहा है। वैसे भी ये पैसा आप ही लोगों का चुराया हुआ है। अगर कोई किसी को पैसे देता है तो वो चोरी के पैसों से ही देता है। तो मेरी ये भी अपील है, किसी भी ऐसे कैंडिडेट को एक भी वोट ना दें जो इस प्रकार की इलीगल गतिविधि में लिप्त है या इस प्रकार की कोई ऑफ़र आपको आती है। दूसरी बात यह है, जो मैं देश की जनता से, पूरे दुनिया की जनता जो मुझे पसंद करती है, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ़ जो मुहिम चला रखी है मैंने, भ्रष्टाचार रोकने के लिए बार के अंदर, हमारे जुडिशल सिस्टम में जो भ्रष्टाचार आ गया है उसको रोकने के लिए, जजेस की हिफाजत करने के लिए भी भ्रष्टाचार रोकना ज़रूरी है, वकीलों की हिफाजत करने के लिए भी भ्रष्टाचार रोकना ज़रूरी है। भ्रष्टाचार अगर आप चाहते हैं मैं मजबूती से रोकूं, तो मैं पूरी दुनिया में जितने भी, देश के अंदर और देश के बाहर भी, जितने भी मुझे पसंद करने वाले हैं, मेरे काम को पसंद करने वाले लोग हैं, उनसे ये अपील करता हूं कि दिल्ली के अंदर जो वकील हैं 98,300, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि मुझे पहली प्रेफरेंस का वोट दें। मेरा बैलेट नंबर 22 है, और वोट देने का तरीका है, मेरे नाम के आगे बैलेट पेपर पे ONE, ये मेरा रिकमेंडेड तरीका है, ONE 1 अल्फ़ाबेट्स में भी लिखें और ब्रैकेट में फिर 1 की संख्या बना के उसके ब्रैकेट क्लोज करके भी लिखें। ये सबसे अच्छा तरीका है, इसमें किसी भी हेरा फेरी की गुंजाइश कम करने के लिए। तो ये तरीका यूज़ करके फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे देने के लिए सभी लोग वकीलों से भी रिक्वेस्ट करें, जो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। सभी वकीलों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे काम को देखें, रिसर्च करें मेरे बारे में, और उसके बाद मुझे पहली प्रेफरेंस देने की गुजारिश मैं सबसे करना चाहता हूं। 21, 22
और 23 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट के प्रेमिसेस पे ये इलेक्शंस हैं। सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वोटर्स हैं, आएँ और अपने मत का अधिकार करें। किसी भी भ्रष्टाचार में जो भी कैंडिडेट भ्रष्टाचार करे उसको कोई भी वोट ना दें, ये भी मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे अपना टाइम दिया। और जो महिलाएं हैं और जो हैंडीकैप हैं वो गेट नंबर 3 से एंट्री होगी, उनकी तीनों दिन 9 से 5 तक वोटिंग होगी। और जो बाकी लोग हैं उनकी गेट नंबर 7 से एंट्री होगी। तो ये भी इस बार जो इलेक्शन कमेटी है उसने प्रावधान किया अच्छा, ताकि वोट सहूलियत से कम टाइम लगे वोट में। ये भी सहूलियत इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो है उसने बनाई है। सर, सवाल है कि इतने प्रत्याशी हैं, लोग आपको क्यों चुनेंगे? क्या खासियत है आप में? देखिए, खासियत तो लोगों को अपने आप चेक करनी चाहिए। किसी का भी वादा नहीं ज़बान से मानना चाहिए। अगर मैंने जैसे कहा था, क्राइटेरिया बताए थे, अगर मेरी 221 कैंडिडेट हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट और देश के सारे हाई कोर्ट्स और देश के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा जजमेंट्स हों, तब मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट देना चाहिए। इसके अलावा अगर लोगों को ऐसा लगता है, वोटर्स को मेरे, कि रीढ़ की हड्डी मैंने दिखाई है देश में, बड़े बड़े जो आंदोलन हुए हैं उनमें, अगर रीढ़ की हड्डी भी 221 कैंडिडेट्स में मेरी ज़्यादा नज़र आती है, तब मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट दें। वॉक द टॉक, यानी कि जो मैंने बोला उसको अमल करने के लिए अगर मैंने सबसे ज़्यादा एफर्ट किए हैं, तभी मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दें, ये मेरी गुजारिश है। और सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मैं बताता हूँ, वकीलों को भी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। अगर मैं आंदोलन करने में मजबूत लोग मुझे पाते हैं, तब मुझे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दें। सर, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? जो नए बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, जो वकीलों के लिए समस्या है, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, नए जो 0 से 3 साल तक जो बच्चे, जो नए एडवोकेट्स आते हैं अंदर, उनके लिए हमने, मेरा विजन डॉक्यूमेंट भी है, वो BCD की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, और मेरे भी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उस पर अवेलेबल है। यंगस्टर्स के लिए पहले 3 साल तक हम एक बहुत ही सम्मानजनक, जिससे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें, पहले 3 साल तक उतना स्टाइपेंड देने का हमने प्लान किया है, प्रॉमिस किया है। और इसके अलावा प्लेसमेंट भी कराएंगे हम। जब स्टाइपेंड बार काउंसिल देगी तो प्लेसमेंट हर वकील की भी एक जिम्मेदारी भी बार काउंसिल रेजोल्यूशन पास करके लगाएगी कि वो यंगस्टर्स को एब्जॉर्व करें और उनको सिखाएं। और जो जूनियर्स होंगे ये 0 से 3 साल के, वो सीनियर्स के बारे में रिपोर्ट भी करेंगे बार काउंसिल को कि किसने कितनी अच्छी तरीके से सिखाया। इसके अलावा हम पूरे सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में राउंड द क्लॉक 24/7 365 दिन एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क स्टेशन सफिशेंट नंबर्स में बनवाने की भी प्रॉमिस किया है मैंने, और ये सभी वकीलों के लिए उपलब्ध होगा। इसमें क्यूबिकल्स भी होंगे और इसमें लॉकर्स भी होंगे, ये है। उसके अलावा हम यंगस्टर्स को ये भी जिम्मेदारी देंगे कि वो बड़े जितने माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर सीनियर, उनसे सीखने का भी ऑफलाइन और ऑनलाइन सबकी भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि वो आके यंग बच्चों को ट्रेनिंग भी दे और उनके सवाल जवाबों का भी आंसर करें, एक्सपर्ट जिस भी फील्ड में जो एक्सपर्ट होंगे। इसके अलावा ये नए बच्चों को ये भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अपने आसपास जाके सबको संविधान और बेसिक कानून सब आम जनता को भी सिखाएं। उससे उनका अपना भी रिवीजन होगा और उनको आम जनता में घुल मिल के अपना एक तरीके से क्लाइंटेल भी बनाने में मदद मिलेगी। ये हमारा प्लान यंगस्टर्स के बारे में। उसी तरीके से जो 65 साल की उम्र को क्रॉस कर जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट लें, तो उनको हम पेंशन का भी प्रोविज़न करें। प्रोफेसर साहब, दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ा प्रिविलेज कल्चर है, कह लें VIP कल्चर है। जो सीनियर वकील हैं उनके एक फिक्स्ड स्पेसेस होते हैं, इवन कैंटीन्स में भी वो अपनी सीट्स रिजर्व करके रखते हैं। और हमने खुद ऑब्जर्व किया है कि जो जूनियर लॉयर्स हैं या जिनका अनुभव कम है, वो साइड में खड़े होते हैं। मतलब एक तरीके का कास्टिज्म भी उसको कहा जाता है, क्लासिज्म कहा जाता है। उस क्लासिज्म को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं तो खुद अपने एग्जाम्पल से ही बोलता हूँ। मैंने इसीलिए कभी सीनियर गाउन लेने के लिए अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ये मुझे लगता है आर्टिकल 14 का वायलेशन है। दूसरा ये कि हम और स्पेसेस बढ़ाएंगे। देखिए, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इतना अहम है, इम्पॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए, उस पर अभी इतना बजट खर्च नहीं होता है।
इसीलिए सोसाइटी में जो कुछ अगर एक तरीके से डिसकंटेंट फैलता है तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बहुत स्लो है। तो अगर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को स्पीड से कराना है तो लोग ज़्यादा खुशहाल भी होंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बार काउंसिल की ये जिम्मेदारी है जो मैं समझता हूँ अब तक उतनी अच्छे से निभाई नहीं गई है। हम लोग इसीलिए इलेक्शन में वादा ये कर रहे हैं कि अच्छे से निभाएंगे, फिर सबके पास सफिशेंट प्लेस होंगे बैठने के भी, सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी रहेगी और जो यंगस्टर्स हैं और जो दूसरे लॉयर्स हैं उनको भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम प्रिविलेज कल्चर की नहीं है, वीआईपी कल्चर की नहीं है, ये प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दिल्ली हाईकोर्ट में। दोनों की है, मिक्सचर है, लेकिन सोल्यूशन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर से सॉल्व होगा। वरना सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी ज़रूरी होती है, डेजिग्नेटेड सीनियर्स की नहीं, दूसरे भी जो सीनियर्स हैं एज की वजह से भी रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, लेकिन साथ के साथ किसी को डिस्कम्फर्ट भी नहीं होना चाहिए, उसका हम इंतज़ाम करेंगे।